सर में देख रहे थे लीगल क्वेश्चन जो देख रहे थे हम लोग 2018 का जो पेपर PCS यूपी का था, उसमें हम लोग दूसरा भाग देखेंगे। आज हम लोग 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 से लेकर सूची 1 सम्मिलित करने के लिए सूचियों के दिए गए गुण को करते हुए उत्तर को चयन करते रहे करिए। तो संपत्ति ABCD दिया है और 1 2 3 4 दिया है। हम लोग इसको क्या करेंगे कि सम्मिलित करेंगे, कौन सा किससे के साथ होगा। तो इसका आंसर होगा हम लोग के हिसाब से अगर देखेंगे तो ए जो है ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा ए में क्या दिया है कि संपत्ति का परिदान ए का 4 यानी ए का 4 उदापन होगा, ठीक है। बी का 3 चोरी संपत्ति लेना, ठीक है, संपत्ति नयन करना 1, ठीक है, और डी का होगा हमारा 2। ये हमारा जो है 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके आगे देखेंगे 10वां नंबर का आ रहा है कि दृश्य रतिकता भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है। दृश्य रसिकता मतलब होता है कि जो अपराध जो होता है आईपीसी में जो अपराध होता है उसमें जो चित्र लिया जाता है, फोटो लिया जाता है, उसको किस सेक्शन में रखा गया है। तो उसको जो है 300 जो है ए में दिया है 354 क ख ग और 355 दिया है। इसमें जो है 300 हमारा आंसर जो होगा वह 354 का ग होगा, 354 का ग होगा। इसका आंसर होगा हमारा 354 का ग यानी सी हमारा आंसर होगा, सी हमारा आंसर होगा। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है ये 354 सी में के अनुसार जो कोई पुरुष किसी महिला को प्राइवेट कार्य करते संलग्न है अथवा चित्र खींचता है तो उसको दृश्य रतिकता का अपराध किया जाता है, इसको माना जाता है, ठीक है। और 354 ए क्या है, 354 ए जो है लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड दिया गया है, ठीक है, 354 ए में, ठीक है ना। 354 बी में क्या दिया है, तो 354 बी में जो है विवस्त्र करने के लिए, विवस्त्र मतलब बिना वस्त्र के, आशय से स्त्री पर हमला करना या आपराधिक प्रयोग करना, ये हमारा जो है ख कह रहा है यानी 354 बी कह रहा है। 355 में क्या है, 355 में जो है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक प्रयोग करना, ये जो है आपराधिक बल का प्रयोग मतलब दृश्य रचिता जो है 354 ग में आ गया। 354 क हम लोग देख लिए, ख देख लिया, 355 देख लिया, ठीक है। इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एकमत के विचार व्यक्त करते हुए व्यक्ति के स्वायत्तता एवं आत्मीयता और पहचान को मूल अधिकार के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। किस केस में, केस का नाम बताना है हमको। पहला दिया है नवजेत सिंह जौहर बनाम भारत संघ, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन, कौशल रॉक बनाम गोजेल्स और उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर के क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा नवजेत सिंह का होगा, नवजेत सिंह बनाम जौहर भारत संघ 2018 के बाद है, ये 2018 के बाद है, ध्यान रखेंगे 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर निर्णय दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर निर्णय दिया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह किया गया था कि भारतीय दंड संहिता 377 के असंवैधानिक है, ठीक है ना। क्या कहा, 377 असंवैधानिक है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आत्मीयता पहचान को मूल अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है, ठीक है ना। ये सर्वसम्मति से जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा इस पर निर्णय आया था, ठीक है, निर्णय दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वह 2018 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का क्या स्थान था। तो भारत का स्थान जो है 103 था, 103वां यानी 103 जो है स्थान था 2018 के सूचकांक में। 2018 के सूचकांक में वैश्विक भूख, अब देखिए 2018 का हो गया, इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है, लॉ का पेपर है लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है। दूसरा आप लोग 2019 का लिखेंगे, 2020 का लिखेंगे, 2020 का आया है, 2020 का ध्यान रखेंगे, 2020 का आप लोग से पूछेगा, 2020 का पूछ देगा तो आप लोग का आंसर होना चाहिए 102, ठीक है ना, 102वां आ जाओ। इसका नंबर जो है एक कम हुआ है 2018 से 2020 में, ठीक है। अब जबकि 2021 का देखेंगे तो इसमें 116 हो गया है, 116 हो गया है।
भारत का स्थान 116 कर रहा हूँ, एक और घट गया है, ठीक है ना। भारत का स्थान जो है एक और घट गया है, नहीं 101। 2021 का आप लोग से पूछेगा तो 2021 का होगा 101, 2021 का होगा 101। नेक्स्ट प्रश्न 13, अभी हाल में कौन सा पांचवा, ये 2018 में पूछा था, ध्यान रखना है, आज का नहीं पूछ रहा है। अभी हाल में कौन पांचवा भारतीय आईसीसी हॉल ऑफ फेम में प्रविष्ट हुआ है, इस खिलाड़ी का नाम बताना है, उस खिलाड़ी का नाम बताना है। तो खिलाड़ी का नाम है राहुल द्रविड़, खिलाड़ी का नाम है राहुल द्रविड़। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे कि 2018 में राहुल द्रविड़ को आईसीसी हॉल ऑफ 2018 में, ठीक है ना, 2018 में किया गया था। 2018 का पेपर भी है, 2018 में पूछा गया है, यानी 2023 का पेपर है, 2022 का करंट अफेयर से प्रश्न आएगा, 2022 से करंट अफेयर का प्रश्न आएगा। ऑफ द फेम ऑफ प्रविष्ट किया गया, जबकि 2019 में, ध्यान रखेंगे, 2019 में, 2018 में राहुल द्रविड़ को 2019 में जो है सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर को रखा गया है, सचिन तेंदुलकर को रखा गया है 2019 में, ध्यान रखना है, 2019 में सचिन तेंदुलकर को रखा गया है, ठीक है। 2020 का भी नहीं पता है, 2018 का जो पिछले 18 में पेपर पूछ हुआ है, 2019 का सचिन तेंदुलकर होंगे। वहीं 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में शांतिपूर्ण, समृद्ध एवं सतत विकास की और अग्रसर विषय पर चौथी बिस्टेक समिट कहाँ आयोजित की गई थी। इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा, पहला दिया है काठमांडू नेपाल, थाईलैंड दिया है, फिर सी दिया है भारत, और चौथा दिया है म्यांमार। इसका आंसर होगा काठमांडू नेपाल में। अब इसका डिटेल में हम लोग देखेंगे, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांतिपूर्ण, समृद्ध और सतत विकास के अग्रसर के लिए विषय पर चौथी बिमस्टेक समिट 2018 का आयोजन काठमांडू नेपाल में हुआ था। पांचवा समिट जो है श्रीलंका में 2022 में पूछ सकता है, 2022 में जो हुआ है, 2022 में 2018 का हो गया, 2022 में जो हुआ है वह श्रीलंका कोलंबो, याद रखना है आप लोगों को, कोलंबो श्रीलंका में 2022 का बता रहा हूँ, 2022 का होगा कोलंबो, 2022 का बता रहा हूँ आपको कि ये कोलंबो में होगा, श्रीलंका में। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, 5 नवंबर 2018 को भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच MOU पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर आपका होगा पहला ए पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग का सशक्त करने के लिए, सहयोग को सशक्त करने के लिए ये 5 नवंबर 2018 को भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन के बाद देखेंगे आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक मिनट छोटा कर दें इसको। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2018 में किस भारतीय अभिनेता को बोस्टन में प्रतिष्ठित फेम पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो किस उस एक्टर का नाम बताना है, यानी अभिनेता का नाम बताना है। तो आपका आंसर होगा अनुपम खेर। आपका आंसर होगा अनुपम खेर होगा आपका आंसर, ठीक है, अनुपम खेर होगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2017 को हुआ था, कहाँ हुआ था, जगह का नाम बताना है। तो जगह का नाम आप लोग लिख लीजिए। डी नंबर आंसर होगा आपका बॉन में। पूरा डिटेल में समझाता हूँ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2017 बॉन में संपन्न हुआ। 2018 में यह सम्मेलन, 2018 का आप लोग लिख लीजिए, 2018 का लिख लीजिए, 2017 का है, 2017 का बॉन में हुआ था, 2018 का आप लोग लिखिए, 2018 का पोलैंड में, 2019 का आपका होगा स्पेन में, 2019 का स्पेन में होगा, 2019 का स्पेन में हुआ है। और
2020 में सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था, 2020 में नहीं किया गया था। 2021 के मध्य इसका आयोजन स्टॉकलैंड यूके में किया जाएगा। 2021 में मतलब यूके में, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया 2020 का। 20 का आप लोग पूछेगा तो 2020 में जो महामारी जो कोविड-19 चल रही थी, इसलिए 2020 का हुआ ही नहीं था। 2018 का, 19 का, 20 का हुआ नहीं था, और 21 का जो है यूके में स्कॉटलैंड यूके में जो है एक जगह है, वहां पर जो है इसका सम्मेलन हुआ। 2021 का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर। निम्न में से किस देश ने प्रथम राष्ट्रीय सौर संधि की 11 मार्च 2018 को मेजबानी की? तो वह है हमारा भारत। हमारा भारत जो है 2018 में मेजबानी किया है सौर संधि के लिए मेजबानी किया है, भारत द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 19 नंबर कह रहा है कि हु ऑन द 2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल खिताब किसने जीता? महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो ये किसने जीता था? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, कैरोलिन वाजियांकी, ठीक है। ये आपका ए आंसर हो जाएगा। वही आप लोग आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित कौन सा धारा अधिकारिता को परिभाषित करता है? तो 2 आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ए पर आप लोग आंसर लगाएंगे। धारा 29 में इसके बारे में बताया गया है, परिभाषित किया गया है, ठीक है। 29 में परिभाषित किया गया है। इसका अधिकारिता का परिभाषा नहीं दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अधिकारिता का परिभाषा नहीं दिया है, परिभाषित इसका नहीं किया गया है कहीं भी, ठीक है। इसका परिभाषा कहीं नहीं दिया है, तो डी आंसर होगा आपका, इसमें डी आंसर होगा। अब 29 को देख लेंगे। 29 मतलब क्या है? 29 निर्णय है, ठीक है ना। 29 निर्णय है। बी 9, धारा 9 क्या है? धारा 9 है न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा, ठीक है ना। ये 9 में है। और धारा 15 में क्या दिया है? धारा 15 में दिया है वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए, तो धारा 15 है। लेकिन इसका आंसर जो होगा, उसका आंसर ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका आंसर जो होगा वह डी होगा। आंसर इसका क्या होगा? डी होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कथन ए, ठीक है ना, सुनेंगे अच्छे से। कथन ए, सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण का अधिकारिता होती है। तो दूसरा कह रहा है, आर कह रहा है इसका, ए कारण कह रहा है, रीजन कह रहा है कि सिविल वाद का संज्ञान अभियुक्त द्वारा वर्जित होना चाहिए, ठीक है ना। ए और बी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। सी कह रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है। क्या है? ए सत्य, सिविल न्यायालय में कह रहा है कि ए सही है लेकिन जो है आर क्या है? गलत है, यानी सी हमारा आंसर होगा। 22 कह रहा है, 22 देखेंगे सूत्र, इनवाइटो बेनिफिशियम नॉन डाटूर ने विधि के व्यक्ति के अधिकार का फायदा इच्छा के विरुद्ध, लीगल टर्म कर रहा है, लीगल टर्म जो पूछ रहा है इसमें, उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रदान करती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किस प्रावधान में दिया है? तो इसका आंसर होगा, आप लोग लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे आप लोग डी। इसका आंसर होगा 23 आदेश 23 नियम 1 में, आदेश 23 नियम 1 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें दिया गया है कि वाद संचित किए जाने वाले पश्चात किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी भी विरोध के वाद के प्रत्याग या अपने दावे को भाग का प्रत्याग करेगा, ठीक है। ये हमारा 21 कह रहा है। ये देखेंगे ये क्या कह रहा है? 26 क्या कह रहा है? 26 में कमीशन है, ध्यान रखेंगे। 26 में कमीशन है, वहीं 26 में क्या है? कमीशन है। वहीं बी यानी आदेश 6 नियम 1 क्या कहता है? आदेश 6 नियम जो है अभिवचन करता है, ठीक है। वहीं 148 का और 148 का जो कैविएट दायर करने का अधिकार देता है, कैविएट दायर करने का अधिकार देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका हम लोग को जवाब देना है, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप लोग। 23 का लिखेंगे शी, मैत्रीपूर्ण वाद जो धारा 90 आदेश 35 में नहीं दिया गया, यानी आंसर इसका गलत है।
सुमेलित नहीं है ये। उसके बाद जो है ए, जो है ए बी और डी तीनों सुमेलित है, ए बी और डी तीनों सुमेलित है, लेकिन सी जो है वह सुमेलित नहीं है, सी जो है वह सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा 35 की जगह पे 36 होगा, 35 की जगह पे 36 होगा, यानी धारा 90 का आदेश 36 में जो है मैत्रीपूर्ण वाद का जो है संबंधित दिया जाता है। ठीक है, वह आदेश चेंज हो जाएगा, आदेश 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है 23 का सी होगा, 23 का सी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो 24 का आंसर होगा आप लोग का, 24 का आंसर लिखेंगे, 24 का आंसर लिखेंगे, ए लिखेंगे, केवल वन, केवल वन, केवल वन। ठीक है, केवल वन जो है सही है, यानी डिग्री पद के अंतर्गत अंतिम आदेश सम्मिलित है। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के कौन सी धारा अस्पष्टता उत्प्रेषण रीट जारी करने के लिए शक्ति प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है? तो कौन सा धारा है? तो धारा हम लोग का 25 का क्वेश्चन जो है हमारा धारा होगा, वो धारा होगा सी, धारा होगा हमारा सी, यानी 115। आंसर होगा हमारा 15। 115 में जो है 115 में सुने क्या दिया है? 115 जो पुनरीक्षण मतलब पुनः, ठीक है ना, पुनरीक्षण स्पष्ट उत्प्रेषण रीट जारी करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। 115 के तहत उच्च न्यायालय यह देखता है कि क्या कोई आदेश क्षेत्राधिकार की विफलता या अनियमितता के कारण पारित किया गया है। यह 115 में दिया हुआ है, यह 115 में दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे पहले। अभिवचन का एक आधारभूत सिद्धांत है कि अभिवचन तात्विक तथ्यों और मात्र तात्विक तथ्यों का ही समादेश नहीं हो सकता। निम्नलिखित वाद में तात्विक तथ्य को परिभाषित किया गया है किस केस में? ये केस का नाम बताना है। केस का नाम है उधम सिंह बनाम माधव राव सिंधिया। उधम सिंह बनाम माधव राव सिंधिया 1976 के बाद में 1976 सुप्रीम कोर्ट के बाद में मामला में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि तात्विक तथ्य को परिभाषित किया तथा यह धारित किया कि पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखकर उसके हित के नजरअंदाज न करके सभी मौलिक एवं प्रक्रियात्मक विधियों का अनुशीलन करते हुए अभिवचनों को तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, यह जो है उधम सिंह बनाम माधव सिंह सिंधिया के बाद में कहा गया। 27 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह आप लोग देखेंगे तो इसमें ए जो है, ए हमारा सही आंसर होगा। ए हमारा जो है इसमें सही आंसर होगा ए। 2 3 4 सही है। उसके बाद एक गलत है। निर्णय दो खर्चे 35 सीआरपीसी में दिया है, सीपीसी में दिया है। वही वादों की संस्कृति 26 में दिया है। विधि के प्रतिनिधि 50 में दिया है। निर्णय और डिक्री जो 34 में नहीं दिया है, निर्णय और डिक्री जो है वो 34 में नहीं दिया, 33 में दिया है। ठीक है, क्या दिया है? 33 में दिया है। तो इसका आंसर जो होगा वह 33 होगा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से जो आंसर होगा वह ए होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैच करने के लिए 1 और 2 में मैच करना है तो अधिकारिता के बनाम, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। प्रश्न पहले देख लें, ठीक है, तब हम लोग इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सूची 1 के कुटीर उत्तर चुनिए। ठीक है ना, सूची 1 में क्या दिया है? सूची 1 में दिया है अधिकारिता के बारे में आक्षेप। दूसरा दिया है पक्षकारों को जोड़ा जाना। ठीक है, तीसरा दिया है आन्वयिक पूर्व न्याय और चौथा दिया है अस्थायी आदेश। तो इसका होगा ए का होगा किरण सिंह बनाम, यानी ए का होगा 2 किरण सिंह बनाम चमन पासवान, ए का होगा। बी का होगा पक्षकारों को जोड़ना, बी का होगा रजिया बेगम, यानी बी का होगा ए, बी का होगा 1। वही सी का क्या होगा? सी का होगा चौथा, और वही डी का होगा तीसरा। यानी हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा? ए होगा। वो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी 2 1 4 3 ये हमारा आंसर होगा। आएंगे 29 नंबर, सांविधिक लिखत की संवैधानिकता को चुनौती देने के संबंधित प्रावधान है। किस में प्रावधान दिया है? किस सेक्शन में प्रावधान दिया है? तो हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा, वो हमारा ए होगा। आदेश 27 का नियम 1 सीआरपीसी के अंतर्गत, आदेश 27 का नियम 1 सीआरपीसी 1 के अंतर्गत। ठीक है, सीआरपीसी नहीं, सीपीसी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में लोक अधिकारी नहीं है। निम्नलिखित में से लोक अधिकारी कौन सा नहीं है? हर
हर न्यायाधीश क्या है, लोक अधिकारी नहीं है। इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो डी हमारा आंसर होगा। डी होगा मिलिट्री का राजपत्रित अधिकारी किंतु सरकारी सेवा में नहीं है, सरकारी सेवा में नहीं है। उसके अलावा सभी जो है अधिकारी लोक अधिकारी होंगे। हर न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा हर सदस्य और हर अधिकारी जो है वो सरकार के जो है वेतन प्राप्त करता है, वो सभी जो है लोक अधिकारी नहीं, लोक अधिकारी होंगे। डी जो है इसका आंसर होगा, डी जो है इसका आंसर होगा। 31 सूची 1 में 2 से मिलाइए, सूची 1 से 2 को मिलाइए। कैविट दाखिल करने का अधिकार अभी हमने बताया आप लोगों को कि 31 का देखिए आंसर क्या होगा। 31 का आंसर होगा ए का जो है, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का देखेंगे, सी का आपका सी होगा, सी का तीसरा होगा और दीवानी प्रकृति यानी इसका होगा 9, इसका होगा 9। आंसर हम लोग देखेंगे ए, आंसर जो है ए होगा, 31 का ए होगा। 32 निम्न मामलों में दीवानी न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है, कमीशन जारी नहीं कर सकता है। किस इसका आंसर होगा 32 का आंसर लिखेंगे डी, डिक्री के निष्पादन के लिए कमीशन जारी नहीं कर सकता है। यह कहाँ दिया है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 75 के तहत, 75 सीपीसी की धारा जो है 75 जो है उसमें जो है इसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कौन कौन लोग के प्रति नहीं किया था किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए। सुन लीजिए, डिक्री के निष्पादन तो है ही, उसके साथ साथ कौन कौन और आएंगे, तो इसमें 7 दिया है वो लिख लेंगे। किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, लेखाओं का परीक्षण या उसका समायोजन करने के लिए, विभाजन करने के लिए, और 5वां जो है कोई वैज्ञानिक तकनीकी विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए, और 6वां जो है ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र ही प्रकृत्या क्षयशील है, और 7वां कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए। ये सभी जो है ये धारा 27 के अंतर्गत जो है, धारा 75 के अंतर्गत जो है सीपीसी के आते हैं। वहीं हम लोग देखेंगे 33 प्रश्न का 33 का आंसर जो होगा वह बी होगा। 33 का आंसर जो होगा वह बी होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता कौन सा धारा धन की डिक्री के निष्पादन के लिए स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है, ठीक है ना, निषेध करती है। तो वह है धारा 56 में दिया हुआ है। धारा 56 में आदेश दिया हुआ है, धारा 56 में प्रावधान किया है कि न्यायालय धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में स्त्री के गिरफ्तार करने और सिविल कारागार के निरुद्ध करने के लिए आदेश नहीं देगा, ठीक है। अब देखेंगे 34 धारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 का निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिनिर्हित शक्ति न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया, यह शक्ति न्यायालय में अनिर्हित किया गया है। ये कौन सा आंसर होगा इसमें, तो डी नंबर मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल सुप्रीम कोर्ट 1962 का वाद है। 1962 का वाद में यह कहा गया, मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिनिर्धारित शक्ति न्यायालय के प्रदत्त नहीं किया गया है। यह शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के संबंधी प्रावधान धारा 151 में किया गया है, ठीक है ना, धारा 151 में किया गया है। 35 क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न किस आधार पर निर्णीत रीढ़ी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। इसका आंसर होगा आपका ए गंभीर बीमारी पर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। व्यवहार प्रक्रिया संहिता धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाएगा, आदेश बताना है। इसमें किस आदेश के साथ पढ़ा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे बी। बी आंसर होगा आदेश 47 नियम 1, आदेश 47 रूल 1, ठीक है ना। आदेश 47 में कटा हुआ है थोड़ा सा, तो आदेश 47 रूल 1 में इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करार जिसका उद्देश्य विधि के विरुद्ध होता है शून्य है, ये कथन ए। कारण में देखेंगे वैध संविदा की अपेक्षा करती है कि पक्षकारों के विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए संविदा करनी चाहिए। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण
आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए होगा। ऐसे ही हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 बोल रहा हूँ, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 में क्या दिया हुआ है? 38 में क्या दिया हुआ है? 38 में दिया है कि सम्मिलित करिए दूसरी इच्छा का ध्यान। इसका आंसर होगा बी होगा। इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी लिखेंगे, बी। ठीक है ना। बी में क्या कह रहा है? ए का तीसरा, ठीक है ना, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का दूसरा। इसका आंसर होगा। वैसे ही वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि का परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, अन्य पक्षकारों या पक्षकार के विकल्प पर नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग लिखेंगे 39 का आंसर लिखेंगे सी। इसके बारे में हम देखेंगे क्या कहता है ये सी। पहले आंसर आप लोग लगा लें सी। शून्य करणीय संविदा, ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इसमें कह रहा है कि धारा 2 आई के अनुसार वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि के द्वारा परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या विचारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय संविदा होती है। ठीक है ना, शून्यकरणीय संविदा होती है। 2I, ठीक है ना, 2I देखेंगे सेक्शन, 2I सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें आपको मिलेगा 40 देखें। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो इस 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर जो होगा वह सी होगा। 40 का आंसर सी होगा, जब वह प्रतिगृहीता और प्रस्तापक दोनों के ज्ञान में आ जाती है। ठीक है ना, ज्ञान में आ जाती है। ये धारा 4 जो है, धारा 4 आप लोग देखेंगे, धारा 4, ठीक है ना, सेक्शन 4 देखेंगे, सेक्शन 4 के अनुसार संविदा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 4 देखेंगे तो इसमें दिया है कि प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्तापक के ज्ञान में आ जाती है, ठीक है, ये 40 नंबर है। 41 नंबर देखेंगे, वचनात्मक विबंधन पर निम्न एक वाद। इस पर वाद कह रहा है कि कौन सा वाद में दिया गया है। तो वाद आप लोग लिखेंगे, वाद हमारा सी आंसर होगा, ए और बी दोनों में, यानी केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद और दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स बनाम भारत संघ, दोनों वाद में जो है इसके बारे में दिया गया है। आप लोग डेट भी लिख लें, केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद जो है वह 1886 का है, और दिल्ली जो है वह 1988 का है। यह जो है 1988 का है। ठीक है ना, आप लोग डेट याद रखें क्योंकि डेट जो है पूछता है। तो वचनात्मक विबंधन, ठीक है ना, वचनात्मक विबंधन का अगर प्रश्न आएगा और वाद दे देगा तो आप लोग का दोनों का आंसर होना चाहिए, और दोनों आंसर में डेट भी पूछ सकता है। तो डेट आप लोग लिख लें कि 1886 में एक हुआ था जो केदारनाथ वाला जो है, और दूसरा जो है जनरल मिल्स वाला जो है भारत संघ में, वह 1988 में। ठीक है, 1988 में। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सम्मिलित नहीं है? हमको सही बताना है इसमें आंसर। इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा। सही आंसर जो होगा सम्मिलित नहीं है, यानी लोक नीति जो है हॉलैंड बनाम के में नहीं दिया गया। ठीक है ना, इस वाद में संविदा का क्षतिपूर्ति हॉलैंड बनाम अक्षम सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर जो होगा ये डी होगा, प्रश्न के हिसाब से डी होगा, और सब सही है। ठीक है ना, और सब सही है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा वो आप लोग जाने। यह जो केस हुआ था ये 1854 में हुआ था। ठीक है ना, 1854 में हुआ था। इस वाद में क्या किया गया था? संविदा भंग की दशा में क्षतिपूर्ति के निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, क्या है? संविदा की भंग, ठीक है ना, संविदा भंग की दशा में क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए संविधान अधिनियम धारा 73 हैडे बनाम बेस्डेन के सिद्धांत पर आधारित है। धारा 73 आप लोग पढ़ेंगे तो इसी केस लॉ पे आधारित है। इसी में घोषणा की गई थी, ऐसी हानि के लिए प्रतिकर नहीं प्राप्त किया जा सकता जो परोक्ष या दुरस्त हो, उसमें नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलेंगे। 43 प्रश्न का जो है 43 प्रश्न का है आंसर क्या होगा? तो 43 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर हो जाएगा वह भारतीय संविदा
ठीक है, आंसर इसका लिखेंगे, कपट और दुर्व्यपदेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, कौन सा कथन सही है। तो 43 का आंसर आप लोग लिखेंगे ए होगा, आंसर होगा ए, यानी एक और दो दोनों संविदा सुनिकड़ी बनाती है और कपट देश नुकसानी के बाद हेतु प्रस्तुत करता है, यानी एक और दो दोनों आंसर सही होगा, ठीक है, सही होगा। वैसे ही 44 नंबर प्रश्न नंबर 44 में कह रहा है कि क उस अभियोजन को जो उसने लूट के बारे में ख के विरुद्ध संस्थित किया छोड़ देने का ख को वचन देता है, ठीक है ना, छोड़ देने को ख को वचन देता है, ख क्या करता है, वचन देता है, ख को वचन देता है और ख ली गई चीज़ों का मूल्य लौटा देने का वचन देता है, ठीक है ना, ली गई चीज़ का मूल्य लौटा देने का वचन करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 के दृष्टांत एच 23 धारा 23 से रिलेटेड है, 23 के दृष्टांत जो है एच, ठीक है ना, दृष्टांत जो है एच पर आधारित होने के कारण शून्य है क्योंकि उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध, ठीक है ना। अरे आप चोरी किया है तो लॉफुल तो है नहीं, वो लॉफुल तो है नहीं, वो लॉ के अगेंस्ट है, विधि विरुद्ध है, इसीलिए वह जो है शून्य बनाती है, ऐसी जो करार है वह शून्य बनाती है। यानी 23 के इन उद्देश्यों का तथा प्रतिफल का उल्लेख किया गया जो विधि विरुद्ध है, क द्वारा ख के विधि विरुद्ध स्थित अभियोजन को छोड़ देने का करार विधि विरुद्ध होने के कारण शून्य हो जाती है। ये हमारा धारा 23 के दृष्टांत एच आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वही हम 45 देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि किस विधि कर्तव्य का पालन करना वचन के लिए प्रतिफल नहीं है, सही है या गलत है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वह 1 2 3, यानी ये तीनों सही है, तीनों कथन जो है वह सही है। वाद लाने के परिवर्तित रहना सदैव ही पर्याप्त प्रतिफल होता है, यानी 1 2 और 3 प्रतिफल का वचन अनुरूप पर्याप्त होना, तीनों चीज सही है हमारा। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि धारा 2D में प्रतिफल को परिभाषित किया गया, ठीक है। धारा 2D में जो है 2D जब देखेंगे आप लोग तो प्रतिफल को परिभाषित किया गया इसमें, ठीक है। ग्रांस ब्रूक बनाम जीसीसी 1925 के बाद ग्रांस ब्रूक बनाम जीसीसी 1925 के बाद में अभी निर्धारित किया गया था, विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य करने के लिए किया गया करार के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं होता है, परंतु विधि द्वारा अभिनिर्धारित सीमा को बढ़कर कार्य करना अच्छा प्रतिफल होगा, ठीक है। धारा 25 द्वितीय स्पष्टीकरण में यह प्रावधान किया गया है कि कोई करार जिसका वचनदाता की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई है केवल इस कारण शून्य नहीं होगी, ठीक है ना, नहीं होगी, प्रतिफल अपर्याप्त है, अतः प्रतिफल का वचन का अनुरूप प्राप्त। ये हमारा जो है कहने का मतलब है कि 2D में प्रतिफल दिया है, ठीक है ना, और इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा 1 2 3, यानी तीनों सही, यानी सी हमारा आंसर होगा। वही हम 46 देखेंगे। 46 भारतीय संविदा संशोधन अधिनियम 1997 के संशोधित किया गया था, क्या कौन सी धारा संशोधित की गई थी उसके बारे में हमको देखना है, ठीक है, उसके बारे में हमको देखना है, ठीक। तो देखेंगे हम लोग तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह होगा सी, भारतीय संविदा अधिनियम धारा 28 में क्या संशोधित किया गया, तो 28 में जो है संशोधित किया गया कब 1997 में किया गया था संविदा में, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे 28 में प्रावधान किया गया है कि विधिक कार्रवाइयों के अवरोध को करार शून्य है, अवरोध का करार जो है वह शून्य 28 में दिया है। 47 देखेंगे 47 में क्या दिया है, इसमें 50 तक क्वेश्चन हम करेंगे आज। 47 में क्या दिया है कि संविदा में दायित्व के प्रकृति में परिवर्तन को कहा जाता है क्या कहा जाता है भाई, तो कहा जाता है नवीन। ये हमारा जो आंसर होगा वह बी होगा, ये हमारा आंसर जो होगा संविदा के दायित्व में प्रकृति के परिवर्तन को कहा जाता है नवीन, ठीक है ना, नवीन कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि प्रकृति में नवीन कहा जाता है संविदा अधिनियम 1872 की धारा 62, धारा क्या है 62, कॉन्ट्रैक्ट का धारा 62 में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी संविदा के पक्षकार उसके बदले एक नई संविदा प्रतिस्थापित करने का करार करते हैं तो मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी,
यानी पुराने वाला जो खत्म हो जाएगा जब नया हम संविदा प्रतिस्थापित करने का करार करते हैं तो। ठीक है, ये हमारा 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। वही हम 48 देखेंगे। 48 देखेंगे, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत अवयस्क यानी जो माइनर है वह माइनर इन अंडर सेक्शन 48 के अंदर, ठीक ना। माइनर क्या है, तो उसका जो है केवल अवयस्क की संपत्ति उत्तरदायी है। ये हमारा बी नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है ना, बी नंबर आंसर होगा। 68 के अंदर केवल अवयस्क की संपत्ति उत्तरदायी होती है, ये 68 में दे दिया गया है। 68 में वो बंद किया गया है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति जो संविदा करने के लिए असमर्थ है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति और योग के आवश्यक वस्तुओं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है, तो व्यक्ति जिसे ऐसे प्रदान किए हैं ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। ठीक है ना, ये 68 में दिया हुआ है। ठीक, वही हम 49 देखेंगे। 49 में कह रहा है कि चलत प्रत्याभूति परिभाषित करिए, परिभाषित है। चलत प्रत्याभूति परिभाषित किया गया है किसमें, तो ये हमारा 49 का आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी 129 में 129 में सॉरी 129 में भारतीय संविधान 129 में जो है इसके बारे में दिया गया है। चलत प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है 129। यह प्रतिभूति जिसका विस्तार संव्यवहारों के किसी आवली पर हो चलत प्रतिभूति कहलाती है। ठीक है ना, चलत प्रतिभूति कहलाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। सूची नंबर 1 सूची नंबर 2 सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का पालन करें या चयन करें। सही उत्तर का पालन करें या चयन करें। 50वां नंबर क्वेश्चन, 50वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। 50वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर जो होगा विफलता का सिद्धांत जो है वह टेलर बनाम कार्लवेल, ठीक है ना, वही विशेष क्षतिपूर्ति, तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। और पूर्वकालिक संविदा भंग सी का हमारा हो जाएगा हेचेस्टर बनाम लॉ टूर। और क्रॉस प्रस्ताव का हमारा तीसरा हो जाएगा आंसर टीन बनाम हाफ माइंड एंड कंपनी। ये हमारा जो है ये 50वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 50वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे हम चलेंगे 50वां नंबर क्वेश्चन के बाद हम जो है आगे हम नेक्स्ट जो है इसका भाग 3 में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम चर्चा